को लेकर जब भी उनका नाम आता है कहीं कोई कष्ट आता है या आपने क्षमा कर दिया उनको पूरी तरह से? मैंने तो तभी क्षमा कर दिया था, तभी स्वीकार किया। मेरे भाई अन्नू भैया ने आज तक क्षमा नहीं किया। बातचीत बंद हो गई जी, बहुत संकोची थे। एनएसडी आ गए तो अंग्रेजी नहीं आती थी तो कोने में बैठे रहते थे। उन्होंने भी आपको प्रपोज किया? रंजीत भाई आप तो सारी भाई सब लोग बाकी सारे किस्से जो है आप इस किताब में पढ़ लीजिए, कुछ दिलचस्प किस्से हम सीमा जी की जुबानी सुनना चाहते हैं। हाँ, हम लोग आश्रम खोलेंगे, करेक्ट, उसमें लिखा है आश्रम खोलेंगे और उसमें लोग मैं लेके आऊंगा करोड़पति, है ना। अपन आश्रम बनाते, तुम बस उसमें वो करो, बड़े बड़े होर्डिंग हम लोग। और मेरी बाई जो है वो बोलती थी, देखिए देखिए आपसे कोई मिलने आया, आपकी सहेली आई है। मैंने अंदर कहीं देखा तो घूंघट किए, मैंने कहा मेरे बेड पे कौन सहेली बैठेगी और सिगरेट हाथ में। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा अखबार अमर उजाला के डिजिटल चैनल amarujala.com पर। आज हमारे साथ खास मेहमान सीमा कपूर जी हैं। सीमा कपूर जी ने एक किताब लिखी है अभी हाल ही में, यूं गुजरी है अब तलक। क्या गुजरी है, अब तलक ही क्यों गुजरी है, आगे और क्या होने वाला है, ये सब हम बातें करेंगे आज सीमा कपूर जी से। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। बात करनी हो किसी व्यक्तित्व के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में, बहुत एक समय हो जाता है। इतने समय आपने दिया है। मुझे याद है दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आता था किले का रहस्य, वहाँ से शायद आपने निर्देशन की शुरुआत की थी और अब तक करती आ रही भी आपने। अवंतिका एक सीरियल किया है, बहुत ही प्रचलित सीरियल है इसमें दूरदर्शन का। हम किताब से बात शुरू करते हैं, उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि 3 भाइयों के बीच में एक बेटी और उसका संघर्ष जो आपने इस किताब में लिखा है, अपने रूप रंग और अपने मित्रों और परिचितों को लेकर के। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपके अंदर जो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा है बचपन से, शायद वो माँ की देन रही हो या पिता का प्यार रहा हो, वो कैसे आया होगा आपके अंदर कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है? पुरी साहब और मेरे भाई हमेशा बोलते थे तुम्हारे अंदर फायर नहीं है। एक होती ना फायर कि आपको ये करना है, जुनून, हाँ ये करना है, वो करना है, ये बनना है, वो बनना है। कभी नहीं रहा वो कभी नहीं रहा। जैसे मैं अभी शांत हूँ, ऐसे ही मैं शुरू से रही हूँ। मुझे जो भी ज़िंदगी में मिला है, मैंने एक जगह इंटरव्यू में बोला था बहुत पहले कि जो मैंने चाहा वो कभी नहीं मिला और जिसकी इच्छा ही नहीं की वो सब मिलता चला गया। क्या बात? तो इसलिए अब मैं कोई इच्छा करती नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर से मैंने कहा कि आप चालाकी करोगे तो मैं भी करूँगी। अब मैं कुछ नहीं करती, जो देना है दे दो। नहीं, आपकी बात से वो याद आया, अमिताभ बच्चन जी अक्सर एक लाइन का जिक्र करते हैं कि मन का हो तो अच्छा हो, ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा होती है। जी जी, उनके पिताजी ने ये बात कही थी जब अमिताभ जी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे, तब वो पिताजी के पास जाते थे तो उनको ये बात उन्होंने कही थी। जी जी जी। तो आपके 3 भाई, रंजीत कपूर, रंगमंच का इतना बड़ा नाम, अन्नू कपूर, अनिल कपूर, हालांकि उनका नाम था बाद में, शायद बेताब के समय नाम बदला अपना, अन्नू कपूर, और निखिल कपूर। तीनों भाई अपने अपने क्षेत्र में जमे जमाए अभिनेता, मतलब जो भी कलाकार हैं जो कर रहे हैं। आपने जब शुरू किया होगा दूरदर्शन में आना या फिल्मों में आना, उस समय आपकी कहीं रुचि नहीं रही होगी कि मैं निर्देशन करूंगी या लेखन करूंगी, उस समय पढ़ाई चल रही थी आपकी। और रंजीत कपूर शायद पहले से रंगमंच पर तब तक जा चुके थे। जी। वो तो 73 में चले गए थे एनएसडी में। अन्नू भाई भी चले ही गए थे, उसी वक्त थिएटर में चले गए थे वो। और रंजीत भाई प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। अन्नू भाई 75 में शायद गए हैं, 74 या 5 में एनएसडी उन्होंने ज्वाइन की है, या 5 में। मेरा कोई इरादा नहीं था, ना मेरी मदर चाहती थी, क्योंकि जैसा कि किताब में है थिएटर और नाटक तो आपके घर में है होते हुए भी लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता था। गाने के लिए भी इसीलिए वो किया गया। लेकिन परिस्थितियां, मैंने कहा ना, ऐसी बनती चली गई कि सारी जो नदी है बहते 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 समुद्र तक ही आ गई। तो आप अगर ये कहेंगे कि इसमें मेरा कोई योगदान है, नहीं। किताब में भी आप पढ़ेंगे ना तो चीज़ें ऐसे संयोग बनते चले गए। हाँ, एक करिश्मा की तरह होती चली गई हैं अपने आप ही।
मिरेकल जिसे बोलते हैं ना, वो होता चला एक गया। मेरेकल मुझे याद आ रहा है इसमें, आपकी माँ बहुत उस समय की एक मशहूर कवित्री थी जी। और कविता पाठ करने जाती थी, उन्होंने आपको नीरज जी से मिलवाया था जी। और नीरज जी ने आपकी तारीफ में कुछ कहा था, तो आपको लगा कि सारे लोग तुम्हें चिढ़ाते रहते हैं, पहली बार किसी शख्स ने मेरी तारीफ की। जी। वो क्या प्रसंग था? वो वो प्रसंग ये था कि मैं बहुत ही अजीब से दौर से गुजरी थी, बचपन इसमें है मेरा, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा संकोची और बहुत ज़्यादा अपने आप को एहसास कमतरी, जिसे उर्दू में कहते हैं ना, कुंठित रहने लगी थी मन ही मन। कुंठित शब्द पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता था। एहसास कमतरी को क्या बोलेंगे हिंदी में, कि अपने आप को बहुत वही कुंठित हिंदी में शब्द हाँ, वही है, हाँ, खुद मन ही मन खुद को कोसते रहना कि यार मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, सब लोगों की तारीफ होती है, मेरी कोई तारीफ कॉम्प्लेक्स नहीं। जिसे बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स में रहती थी कि मैं सुंदर हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उस वजह से बहुत कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म था। ऐसे में कवि सम्मेलन में माँ गई थी और नीरज निशा थी, नीरज जी का ही वो था, और नीरज जी की पर्सनालिटी और उनके आसपास लोगों की भीड़ और जिस तरह का उनको अप्रिसिएशन मिल रहा था, अलग ही आभा मंडल होता था, आभा मंडल उनका अलग था, और एक अजीब सा उनके पर्सनालिटी में। तो जब माँ ने मुझे मिलवाया उनसे, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा क्या नाम है, तो मैंने कहा सीमा। तो कहने लगे वेरी गुड। अब ये वेरी गुड जो है वो इतने उनके या तो सच्चाई से निकला था, और एक बच्चे के मन पे इतना बड़ा वो वेरी गुड बोल रहा है, उसकी सराहना कर रहा है, तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में। और फिर उसके बाद जब मैं स्कूल जाती थी और नीरज जी के गानों को सुन के मैं बड़ी हुई, और पता नहीं कुदरती ये है कि मेरा जो टेस्ट था बचपन से वो उन गानों की तरफ था जो शायद बच्चे उसको पसंद नहीं करते थे। मेरे गंभीर गाने मुझे बहुत पसंद थे, चाहे उनका अर्थ मुझे मालूम हो या ना हो, लेकिन सुर की जो मार थी वो इतनी ज़्यादा वो थी कि नीरज जी के जितने गाने थे, चाहे वो शर्मीली हो, तेरे मेरे सपने हो, और उनके गाने मैं गाती हुई अपने स्कूल जाती थी, खेतों पैदल चल के। तो नीरज जी ना मेरे बहुत समा गए थे, नीरज जी के गीत, नीरज जी का आज भी जब वो सुनती उनके गाने, तो वो फूलों के रंग से और ना मैंने कसम ली, तो वो उन गानों में आज जब थोड़ा समझदारी आ गई है तो मैं सोचती हूँ कि हिंदी गानों को, मतलब हिंदी फिल्मों के गानों को साहित्य दिया उन्होंने, और उर्दू से हिंदी की तरफ ले आए। हिंदी को जितनी नीरज जी ने एक ठहराव और वरना अक्सर कविता, गीतों, सिनेमा में हिंदी को जो स्थान दिया है, हाँ, वरना तो क्या हिंदी को क्या है, हिंदी के शुद्ध उसको आप फिल्मों में कॉमेडी में दिखाते थे। जी 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 कि प्रिय प्राणेश्वरी, अब कॉमेडी गाना बना दिया, या आपने दिखाया कोई पंडित को दिखा दिया वो कॉमेडी कर रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी को आपने मखौल सा बना दिया था। लेकिन नीरज जी का कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा इंदिवर जी का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हिंदी को एक ऐसी गरिमा दे दी जो गरिमा थी उसमें, लेकिन फिल्मों में भी लोकप्रिय कर दिया। तो बाद में मैंने नीरज जी पे, उनके जीवन पे फिल्म बनाई, दिल की कलम से उसका वो है फिल्म डिवीज़न के लिए, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना हुआ, तब वो 90 के करीब हो गए थे, लेकिन उनमें जो बेबाकी थी। और नीरज जी का एक और बहुत बड़ी क्या है, हर राइटर, चाहे वो शायर हो, कवि हो या लेखक हो, जब वो यूथ उसका होता है, युवा होता है, तो उसमें एक आग होती है उसके लिखने में, लेकिन धीरे 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 वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? वो अपडेट नहीं होता है, वो एक जगह रुक जाता है, वो सोचता है कि जितना मैंने पढ़ लिया, जितना मैंने जान लिया, बस वो ख़त्म है। लेकिन मैंने कैफ़ी साहब में, नीरज जी में और एक दो और लोगों में, मेरे फादर में, वो राइटर नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन वो अपडेट आज की चीज़ पढ़ते थे, वो नीरज जी में थी।
वो आज भी वो जब बोलते थे लाओ त्से पे बोलते थे, बुद्ध पे बोलते थे, या वो बोलते तो मतलब आप ठहराव मालूम तो 94 होगा में आपको। और आपकी सारी फैकल्टीज और जो उनकी है, आवाज तो उनकी मतलब क्या ही आवाज थी, क्या दमदार वही आवाज। मजरू साहब में था। जी। आप देखिए ना, बुढ़ापे में बिल्कुल ही आप लिख रहे जानम समझा करो, इतनी कयामत से फ्रेश। कयामत तक के गाने जी देख जी लीजिए, मतलब देखिए जिस उम्र में 80 साल की उम्र में लिखे उन्होंने। जी, तो इन लोगों का ये सचमुच महान थे, और महान ऐसे ही नहीं हो जाता है, तो ये अपडेट रहते थे। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ सीखती हूँ अभी भी, कि मैं अपडेट रहने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो कि हमारी सोच, भले ही हम लिखें, प्रोफेशनली कुछ करें ना करें, लेकिन हम जब बच्चों के सानिध्य में बैठें तो इस समय के साथ बदलाव तो बहुत जरूरी हाँ, है, तो क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि अरे ये कब जाएं, है ना। सही बात। मैं तो जैसे जाता हूँ, जब मैं लेक्चर्स में इसमें जर्नलिज्म की, मैं उनको ही बोलता हूँ, समय का बदलाव अगर आपको समझना हो तो यश चोपड़ा की 2 फिल्में ध्यान रखिए, एक दीवार और एक दिल तो पागल है। दोनों विपरीत ध्रुव के सिनेमा हैं, और उन्होंने समय के साथ कैसे बदला खुद को। आपने पिताजी का जिक्र किया, अपने मदन लाल जी का। मदन लाल कपूर जी पाकिस्तान से पिताजी के साथ आए होंगे अपने बचपन में, और उन्होंने जो एक यहाँ पे साम्राज्य पूरा बनाया, जो उनकी एक मंडली थी, नाट्य मंडली थी, जिसको शहर शहर लेकर जाते थे। और मैं इसमें पढ़ रहा था, मतलब क्या ही नहीं किया उन्होंने अपने स्टाफ के साथ। जो आज होता है कि फिल्म बनी, चलो ठीक है, तुम अपने घर, अपने घर, वहाँ नौटंकी या नाटक खत्म हो चुका है। उसके बाद जो उसके कलाकार हैं, उनके परिवारों का वो भरण पोषण कर रहे हैं, उधार ला के पैसा उनको घर चला रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं। और उसी बीच में आपको एक कलाकार मिले, रघुवीर यादव जी। तो उनके साथ जो प्रसंग शुरू हुआ, जो वो आए थे अपने घर से भाग करके नाटक में काम करते, तब से लेकर आज तक उनको आपने देखा है जी। उनके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को। थोड़ा सा पीछे से मैं चलूँगी। मेरे जो दादाजी थे, कर्नल थे आर्मी में। जी, जी। तो उनकी जी कृपाराम कपूर जी, तो उनकी बहुत कम उम्र में 35 साल की एज में डेथ हो गई थी। मेरे फादर जो अब पाकिस्तान में है, पार्टीशन से पहले ही दिल्ली आ गए थे, फिर वहाँ से भोपाल आए, और उन्होंने अपने एक थिएटर कंपनी शुरू की। 250 लोग थे उसमें, और काफ़ी बड़े बड़े उसमें कलाकार, बाद में जैसे शकीला बानो भोपाली वगैरह, ये सब लोग थे। रघुवीर भाई आए हैं मेरे ख्याल से 65 या 66 में, तब वो रहे होंगे 10-12 साल के, 13 साल के रहे। लेकिन उस ज़माने के 10, 12 और 14 बहुत ही बच्चे होते थे। आज के बच्चों को क्या एक्सपोजर मिला हुआ है, तो वो बड़े हो जाते हैं, वो टीनेजर्स कहलाते हैं। हाँ, वो टीनेजर्स कहलाते हैं, वो बहुत शार्प हो गए। उस वक्त के हम लोग ना, हमारा बचपन बहुत प्रोलॉन्ग होता था, बहुत लंबा होता था। हम बड़े होने से हमें मतलब, मुझे तो ये याद आता है कि एक अच्छा कलाकार किसी को मिल जाए, किसी निर्माता निर्देशक को, छोड़ता नहीं है। उन्होंने उनको एनएसडी भेजने के लिए पूरी कोशिश की, रंजीत भाई ने, जाओ बिल्कुल में एडमिशन करो आपके परिवार ने। जी, रंजीत भाई ने। और बल्कि ये नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम है ना, तुम अगर, अन्नू भैया भी नहीं जाना चाहते थे। रंजीत भाई ने कहा कि अगर तुम ये सोचोगे कि मैं ये कह दूंगा भाड़ में जाओ गुस्सा होके, तो इससे ये गलत फहमी में मत रहना, खुश फहमी, मैं है ना मार मार के लेके जाऊंगा। और इन दोनों को लेके गए वो। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो अलकाजी साहब ने कह दिया था एनएसडी के, वो आपने एक प्ले में कुछ तो किया था वहाँ पे, जी, हबीब साहब के प्ले में। तो उन्होंने कहा था कि मैं बिना इंटरव्यू के सेलेक्ट करता हूँ, और लेकिन माँ ने कहा हमारी बच्ची स्टेज पे नहीं जाएगी। तो रघुवीर भाई से हमारा जो बॉन्डिंग हुई है, वो चूँकि बचपन से हुई, बहुत, मैं तो छोटी थी बहुत, और ऐसी बॉन्डिंग हुई है कि वो भाई से ज़्यादा सहेली हो गए। ये बहुत अच्छा है, आपने विशेषण दिया है उनको। हाँ, क्योंकि क्या होता है, भाई हैं और दोस्त से ज़्यादा जो सहेली होती है ना आपकी, आप उससे बहुत चीज़ें शेयर कर सकते हैं बिना संकोच के। तो जो मैं शायद अन्नू भैया और रंजीत भाई से शेयर ना करूं, वो मैं रघुवीर भाई और अपने छोटे भाई से शेयर करती हूँ। तो ये 2 मेरी सहेलियाँ हैं, है ना। और हमारे में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, मेरे में और रघुवीर भैया में। एक तो वो भी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए थे, हम दोनों काले थे, भयंकर काले। और हम दोनों ही बहुत संकोची थे। एनएसडी आ गए तो अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो कोने में बैठे रहते थे।
तो वो सारी चीज़ें तो हम, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो थी हम दोनों हंसते बहुत थे। मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ हमें हंसा सकती है। तो वो एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन हुआ है ना रिश्तों का। और रणवीर भाई मेहनती बहुत हैं, मेहनती बहुत हैं। मेरे तीनों भाई अपने अपने क्षेत्र में मेहनत बहुत करते हैं। मिले ना मिले, मेहनत, वो कर्म फिलॉसफी जो है ना, आप कर्म तो आपके हाथ में है, तो उसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। तो रणवीर भैया का ये है, और आज भी वो बॉन्डिंग है। आपने निर्देशित किया उनको किसी सीरियल या उसमें, नाटक में कभी? रणवीर भाई को मैंने नहीं किया, एक में किया था, एक एपिसोड बनाया था मैंने, उसमें किया था। तब मैं भी बहुत अपरिपक्व थी और नया नया वो था, तो ऐसे ही आई गई, हो गई बात। लेकिन अब मैंने उनको एक स्क्रिप्ट भिजवाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनी तारीफ मैं कह रही हूँ, कहने लगे कि गुड्डो बोलते हैं मुझे, गुड्डो बहुत बरसों के बाद ऐसे स्क्रिप्ट आई है जहाँ मैं अकेले बैठ के बार बार एक सीन पढ़ता हूँ उसके, और मैं हंसता हूँ और रोता हूँ। तो ये फिल्म है, क्या है? फिल्म है। बहुत बहुत आपको मतलब शुभकामनाएं अभी से हम देते हैं कि आप बनाए उनको लेकर फिल्म। और किसी भी, जैसे आपका नाम ही गुड्डो इतना प्यारा नाम है, तो किसी बालिका का जब वो 16वां 17वां साल लगता है ना, जैसे हमारे गाना बहुत फेमस है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, तो किताब में कहीं जिक्र है कि आपके घर के पास कहीं फौजियों का डेरा लगा था और एक फौजी अफसर आपको प्रपोज करने आपके घर पहुंच गया। वो बताइए जरा, वो कहाँ की घटना है और कैसे हुआ ये? झालावाड़ की घटना है। तो बच्चे ही थे हम, तो उनकी ड्रिल हो रही थी कुछ, और उस शहर में कभी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ दूर से भी नहीं निकलता था। तो हेलीकॉप्टर, जैसे ही 2 हेलीकॉप्टर आए तो शहर में ही खलबली मच गई। शहर क्या, कस्बा था छोटा, तो सब लोग, हम भी साइकिल पे, मैं भी, मेरे दोनों भाई, हाँ बैठ गए। एक कैलाश, वो आगे जो डंडा होता था उस पे, और नोनी निखिल पीछे कैरियर पे, और ये था आप बड़ी हैं, आप चलाएंगी। तो एक्सप्लॉइट तो मैं होती रही हूँ हमेशा। अब मैं साइकिल से चला के, वो हेलीपैड जैसा बना हुआ था एक शहर के बाहर जैसे नहीं होते, तो वहाँ पे अब वो अवतरित हुए आकाश से। तो वैसे ही एक वो ज़माना वो था कि वर्दी जो होती थी वो बड़ी हमें फैसिनेट करती थी उस ज़माने में। आज भी बच्चों को करती होगी। आर्मी वाले बहुत फैसिनेट करते थे, क्योंकि वो फिल्में देखते थे, देशभक्ति का एक जज्बा था और ये सब था। तो वो जैसे ही उन्होंने हेलमेट वेलमेट उतारा, वो चला रहे थे, हेलीकॉप्टर उतरे, और फिर उनकी आवाज़ सुनी, तो वो अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ थी उनकी, बड़ी गंभीर और बड़ा खूबसूरत पर्सनालिटी थी। तो काफ़ी है इतना लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ था? नहीं, कुछ अच्छा तो लगा था। लव था कि नहीं था वो एक अलग बात है, लेकिन इन्फैचुएशन जो होता है, आकर्षण, आप चाह रही थी उन दिनों, और वो जब आपके घर आ गए शादी का प्रस्ताव लेकर के जी, उस दिन भी आपके साथ बहुत वैसी वहाँ हो किसी थी? बिल्कुल करिश्मा, मैंने कहा ना कि एक उनको देखा और ऐसा लगा कि अरे कुछ अच्छा सा लगा अंदर। अब उसके बाद अब हमें तो नहीं पता उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उस ज़माने में ऐसा तो होता नहीं था कि सीनियर ने आपके पिताजी के पास जी, अब वो कर्नल, वो मेजर कावस जी और कैप्टन नेहरा दोनों आ गए। पहले तो चाय पे आ गए ये लोग, तो नीम के नीचे सारे सोफ़ा वोफ़ा निकाल के हमने चाय वाय का इंतज़ाम किया। अब गाने का सेशन चला। बाबूजी मेरे फ़ैन थे गाने के, तो उन्होंने कहा बच्ची बहुत अच्छा गाती है, सुनाओ। तो मैंने सुनाया। मैं तो गज़ल सुनाई कैफ साहब की, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं। और क्या है शेर? अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियाँ धड़कती हैं अपने आप। क्या बात। कोई पहले दिन जैसे घर किसी के जाता हो, जैसे मुसाफिर को रास्ता बुलाता हो, पाँव जाने किस जानिब बे उठाए उठते हैं। तो पहले से आपने तैयार करके रखी थी? नहीं, ये मैं बताऊं आपको, ये जो गज़ल है कैफ साहब की, ये मैं गाती थी, और
मेरे फादर, पुरी साहब, रंजीत भाई, रूमी जाफरी और जावेद साहब, ये जब भी सुनते हैं यही गज़ल सुनते हैं। तो जावेद साहब ने तो एक बार बहुत पहले ये कहा था कि मुझे ना, मैंने ये गज़ल बनते हुए कैफ साहब के देखी है और अब मैं तुमसे सुन रहा हूँ ये। तो ये मेरी फेवरेट, मतलब इन लोगों की फेवरेट है। तो जहाँ कहीं भी कोई होता है ज़रा सुना दो वो गज़ल, तो वो मैं सुनाती थी, क्योंकि मेरे फादर गज़ल और ना शायरी से उनका बहुत बाज़ौक़ आदमी थे। तो मैंने ये सुनाई। अब वो कैप्टन साहब उन लोगों बोले कि ये तो बहुत अच्छा गाता है सारस्वत, तो उन्होंने सीटी बजा के गाना शुरू किया, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। अब पूरा फिल्मी, जैसे फिल्म होती है ना, कोई डोर खींचे और एकदम मेरी तरफ, हाँ मेरी तरफ, ऐसे शर्मीले से थे वो, ऐसे करके मेरी तरफ देखते, वो होता ही है खुशनुमा एहसास। तो जी 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 जी। तो खैर वो वहाँ से फौजियों का डेरा उठा, फिर डेरा उठा और चिट्ठी आई उनकी कि मैं कहीं और कर रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा और आगे आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में ले जाना चाहता हूँ कि जब भोपाल से आप दिल्ली आना, आपका जाना शुरू हुआ और रंजीत साहब के घर पे आप रहती, वहाँ दिल्ली में आके रहना जब शुरू किया, तो शायद विधु जी से आपकी मुलाकात दिल्ली में, विधु विनोद चोपड़ा जिनको हम लोग जानते हैं, उस समय शायद विधु चोपड़ा ही नाम हुआ करता होगा उनका, बाद में पूरा नाम विधु विनोद चोपड़ा लिखना शुरू किया उन्होंने। हाँ, मैं तो विनोद ही बोलती थी उनको हमेशा। और उन्होंने भी आपको प्रपोज किया? रंजीत भाई आप तो सारी भाई सब लोग बाकी सारे किस्से जो है आप इस किताब में पढ़ लीजिए, कुछ दिलचस्प किस्से हम सीमा जी की जुबानी सुनना चाहते हैं। रंजीत भाई फिल्म लिख रहे थे विनोद की, खामोश। फांसी के बाद की शायद दूसरी फिल्म थी उनकी, विधु विनोद चोपड़ा की। फांसी के बाद उनकी कौन सी पहली फिल्म थी शायद, या उन्होंने शायद वहाँ बनाई थी कुछ FTII के बाद पहली फिल्म उनकी फीचर फिल्म खामोश थी। तो वो लिख रहे थे, तो आए हुए थे, मैं पास में ही रहती थी रंजीत भाई के, तो मैं गई थी, तो ऐसे पहचान हुई और अच्छी दोस्ती आज भी कायम है, दोस्ती हो गई। हाँ। नहीं आपने आपको एक इतने बड़े डायरेक्टर ने प्रपोज किया जो बीच वो तो डायरेक्टर तो अब बने हैं ना। और आपने मना किया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं तब वो डायरेक्टर, आजकल जैसे होता है ना कि सामान्य सी कोई स्त्री या कोई लड़की किसी के सामने कोई एकदम से कोई ऐसा हो जाए कि उसको लगे कि नहीं इसके साथ हमारा जीवन रहेगा, लेकिन अपना निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, सोच समझ के रोक के थोड़ा सा खुद को कि भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या है। वो जो आपने एनालिसिस लिखी है कि क्यों मना किया, वो तो खैर पुस्तक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपके मुंह से जाना वो उस लम्हा क्या था जब उन्होंने प्रपोज किया और आपने मना किया। वो क्या था कि बीच पे थे हम, शाम का टाइम था, तो उन्होंने एक कागज़ था, उस पे लिखा डू यू लव मी, मैंने लिखा यस, विल यू मैरी मी, मैंने लिखा नो। वो उन्होंने कागज़ रख लिया और थोड़ा हर्ट भी हो गए। क्या है कि किताब में आपको उसका पूरा वो मिलेगा कि मैंने क्यों मना किया था, ऐसा वो नहीं था। वो बिल्कुल सही इंसान थे, हर चीज़ सक्सेसफुल हो गए थे उस समय तक। तो जब मैं मिली थी तब स्ट्रगल था उनका भी। मेरी ज़िंदगी में चाहे पुरी साहब आए हों, चाहे विनोद आए हों, या कोई भी है, वो संघर्ष के दौरान अच्छा है। तो मैं पुरी साहब पे आता हूँ। पुरी साहब से आपकी शादी हुई और उसके पहले होता है ना कि नॉर्मली जो मध्यवर्गीय परिवार होते हैं उसमें सीधे बेटा लड़का लड़की मिलते हैं, उनकी शादी हो जाती है, लेकिन आप लोगों का शादी के पहले का जो रोमांस है वो बहुत ही दिलचस्प है कि आप लोग शूटिंग पे जा रहे हैं दिल्ली से और वहाँ से रुक जा रहे हैं, फ़्लाइट कैंसिल हो जा रही है, फिर आप रुक रहे हैं, मिल रहे हैं। तो मैं उस दिन को जानना चाहूँगा जो ओमपुरी साहब से आपकी पहली मुलाकात हुई होगी। पहली मुलाकात बड़ी ड्रामेटिक थी। 79 की बात है, मैं 19 साल की थी। तो रंजीत भाई एक प्ले कर रहे थे, पुरी साहब ही करवा रहे थे उनसे। रंजीत भाई उस वक्त नंबर 1 डायरेक्टर बन चुके थे, हाँ, और बॉम्बे में उनका बहुत नाम था। तो पुरी साहब अपने आप को क्या होता है कि इंडस्ट्री में उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, तो एक ही माध्यम था थिएटर,
कि आप थिएटर करें तो डायरेक्टर आते लोग थे, आएंगे, देखेंगे, देखेंगे आपको और पहचानेंगे। आपको फिर अच्छे रोल मिलते हैं। तो इसलिए वो एक प्ले कर रहे थे, बिच्छू, मौलियर का बिच्छू था। तो रंजीत भाई, हम उन्हें काका जी बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो मेरी भाभी जो हैं, रंजीत भाई की वाइफ तिशा दीदी, उनका वो बना प्रोग्राम कि हम बॉम्बे जाएंगे। अब वो अकेली तो जा नहीं सकती हैं। ग्रूशा जो आज हाँ, बड़ी उनकी बेटी एक्ट्रेस है, है, हाँ, हाँ, उनकी वो 1 साल की थी। तो उन्होंने कहा सीमा को लेके, हमें भी बॉम्बे देखना था, हमने पहले कभी देखा नहीं था, तो हम लोग आए। ननद भाभी दोनों आए। ननद भाभी और भतीजी, तीनों हम लोग ट्रेन में पूरे रास्ते यही कि बॉम्बे कैसा होगा। बॉम्बे उस वक्त हम फिल्मों में ही देखते थे। जब हम बॉम्बे पहुँचे तो नहा धो के जैसे भी, वो तो सब डिटेल आप इसमें पढ़ेंगे। पृथ्वी थिएटर गए हम। पृथ्वी थिएटर गए तो पुरी साहब को मैंने पहली बार मिली। तो वो रिहर्सल कर रहे थे, स्टेज पे थे और हम जाके ऑडियंस में, रिहर्सल हो रही थी, बैठ गए। तो उन्होंने वहीं से जो उस कैरेक्टर था रहमत का, उसमें कहा कि तिशा आ गई हैं और उसके साथ बग्गू, ग्रूशा को घर में बग्गू बोलते, बग्गू है और उनके साथ कोई और भी हैं। तो सब हंसे, उन्होंने जोक मारा, मैं नहीं हंसी, मैं बहुत गंभीर रहती थी, मैं चुपचाप बैठ गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे पुरी साहब, रंजीत भाई ने बताया कि भाई ये कॉमरेड है, तो कॉमरेड सीमा कहने लगे, थोड़ा मुझे वो करने लगे कि, तो ऐसे दोस्ती धीरे धीरे बढ़ी और फिर बढ़ती चली गई। मतलब मुंबई में आपकी मुलाकात हुई और वापस आप दिल्ली चली गई, और वो प्रेम का जो होता है ना, एक उछाह होता है, उसमें एक तरह से मैंने जो किताब में जितना समझ पाया मैं, कि ओमपुरी जी आपको लेके एक तरह से दीवाने हो चुके थे। वो दिल्ली आते थे, मिलते थे आप लोग, जो घर था गर्मियों में, और कैसे आप बैठ के उस फर्श को ठंडा करके और वहाँ पे लेटते थे, वो सारा जो है आपको लेकर के वो शायद कहीं पंजाब भी गए थे शूटिंग पे, आपको शायद कहीं जाना था और वो आपको कार से लेके गए थे, ऐसा कुछ प्रसंग? रोहतक। उन्होंने कहा कि निखिल आया हुआ था, छोटा भाई मेरा, दिल्ली में मेरे पास, तब नौकरी नहीं लगी थी मेरी पपेट थिएटर में। तो कहने लगे कि तुम लोग रोहतक चलो शूटिंग देखना और आ जाना। रोहतक जाके आया जा सकता था। हम लोग चले गए शूटिंग देखने। वो भी थे अर्धसत्य में जो वो बने थे ना, सदाशिव जी। तो सदाशिव जी भी थे। तो वहाँ रोहतक गए। फिर वहाँ पर ये हुआ कि रुक जाओ, जो भूमि की मदर हैं, अभी जो हीरोइन है भूमि, उनकी मदर जो है सुमित्रा जी, वो उस फिल्म की हीरोइन थी, भूमि पेडनेकर की जी। तो उस फिल्म की हीरोइन थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सीमा एक दिन रुक जाओ, एक छोटा सा रोल है, कर लो। मैंने कहा जी मैंने कभी एक्टिंग नहीं की है, मैं नहीं कर सकती। अरे हमें बॉम्बे से बुलाना पड़ेगा किसी को, और ये है वो। तो उन्होंने करके किसी तरह पुरी साहब ने कहा, सचिन हीरो था उस फिल्म में, तो सचिन और हम तुम्हें करवा देंगे, एक डायलॉग है बस, एक डायलॉग। हाँ, मैं रुक गई। फिर कॉस्ट्यूम नहीं थे आपके? हाँ, तो फिर निखिल चला गया मेरे कपड़े लेने। हम तो सुबह से शाम आने वाले थे। और वहाँ पे इस तरह से वो हुई। अभी उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि वो एक डायलॉग था और वो छोटी सी क्लिप पुरी साहब ने अभी कुछ साल पहले जाने से, एक दिन क्या हुआ कि एक वो फोटो मेरी और उसको मढ़वा के और लिखा डेब्यू फिल्म सीमा कपूर की डेब्यू फिल्म। और मैंने कहा ये क्या करते हैं? बोले नहीं, सांझी डेब्यू फिल्म, ऐसे करके उन्होंने लाके यहाँ लगा दी। और दूसरा वो कहते थे, सीमा अपन एक, तुम्हें इतना ज्ञान है, मैं काफ़ी पढ़ती थी उपनिषद और वेद और ये सब, और तो सबसे अच्छा बिजनेस है तुम प्रवचन दिया करो। हाँ, हम लोग आश्रम खोलेंगे, करेक्ट, उसमें लिखा है। आश्रम खोलेंगे और उसमें लोग मैं लेके आऊंगा करोड़पति, है ना। अपन आश्रम बनाते, तुम बस उसमें वो करो। बड़े बड़े होर्डिंग, हम लोग वहाँ जा रहे थे वृंदावन, बोले ऐसे होर्डिंग तेरे लगवाऊंगा। और उसके बाद एक साधु की बॉडी और मेरा फोटो, मेरा चेहरा करके, हाँ, वो लाके मढ़वा के लाए। मैंने कहा पुरी से क्या करते ऐसी शैतानी। और घर में जब मैं बाहर होती थी
तो जब घर में आओ तो मेरा स्कर्ट और वो मेरा पहन के, कुर्ता हाँ, पहन के घूंघट निकाल के बैठे रहते। हाँ, और मेरी बाई जो है वो बोलती थी देखिए देखिए आपसे कोई मिलने आया, आपकी सहेली आई है। मैंने अंदर कहीं देखा तो घूंघट किए, मैंने कहा मेरे बेड पे कौन सहेली बैठेगी और सिगरेट हाथ में। बहुत वो शैतानियाँ जो थी ना। आखिरी सवाल ये पूछ रहा था मैं ओमपुरी साहब को लेकर के कि जब वो आए होंगे दोबारा आपके पास और जब आपने उनकी इतनी देखभाल की, किताब में भी सारी बातें लिखी हैं, अब आपके मन में उनको लेकर जब भी उनका नाम आता है कहीं कोई कष्ट आता है या आपने क्षमा कर दिया उनको पूरी तरह से? मैंने तो तभी क्षमा कर दिया था, तभी स्वीकार किया। मेरे भाई अन्नू भैया ने आज तक क्षमा नहीं किया। उनकी बातचीत बंद हो गई थी। जी, क्योंकि पुरी साहब कभी कभी है ना मूर्खतापूर्ण वक्तव्य भी दे देते थे, जो सोच कई बार क्या होता है वो इतने भोले थे, बोलने में उनका बहुत अच्छा वोकैबुलरी नहीं थी उनके पास। जैसे वो आर्मी वाले के लिए बोल दिया था, उस पे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। मैंने कहा आपने क्या बोल दिया ये? अब मुझे मालूम है कि वो कई बार बोल जाते हैं, दिल का साफ इंसान होता तो सोचता नहीं है, सोच बना के नहीं बोल पाता है लेकिन जब आप पब्लिक की नज़र में हैं तो फिर आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है ना। अब उस पर बड़ी हाई तौबा हो गई। अब फिर दूसरी गलती क्या कर दी उन्होंने, वहाँ जाके वो हवन कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। वो मैंने कहा इसको वो करने की कोशिश मत कीजिए, हो गया, माफ़ी मांग लिया आपने, ख़त्म कहानी। तो उसी तरह उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया था कि मैं इंटरव्यू दे दिया था कि मैं बुढ़ापा जो है वो सीमा के साथ बिताना चाहता हूँ। तो अन्नू भैया से किसी ने पूछा, भाई पूछेंगे ही, वो उनका भी उतना नाम है, तो अन्नू भैया से किसी ने पूछा कि ओमपुरी ऐसा कहते हैं, तो अन्नू भैया को बहुत गुस्सा आया। ये तो अपमान है ना, कि आप जब बुढ़ापा इसलिए गुजारना चाहते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं तो एक सेवादार चाहिए। तो उन्होंने कह दिया कि ही डजंट नीड अ वाइफ, ही नीड्स अ मेड सर्वेंट। कि मतलब मेड सर्वेंट चाहिए ना, बड़ा भाई है। अच्छा, फिर वो बिल्कुल हिंदुस्तानी भाई हैं हमारे, पंजाबी जो होते हैं ना, बहन की आँख। में खत्म करता कि रन्नू जी का मेरे पूरी इंटरव्यू में कहीं बात ही नहीं की। एक पूछ लेता हूँ उनके बारे में भी, ऐसा भाई मिलना किसी बहन को कि जो खुद स्ट्रगल कर रहा है मुंबई में और अपने पैसे काट के अपनी बहन को भेज रहा है, बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत मुश्किल है मिलना। तो अन्नू जी का स्थान क्या है आपके जीवन में? अन्नू भैया का स्थान तो मैं क्या बताऊं, ऐसे स्थान तो बना नहीं रखे, लेकिन मेरे लिए मेरे तीनों भाई, वो भले ही हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, भाई बहन हैं, डिफरेंसेस तो आएंगे ही, और लेकिन उनके बिना जीवन सोचना मतलब सोच भी नहीं पा सकते। बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनके बिना जीवन मतलब शहर जाती हूँ एक सेकंड में। वो मेरी आँख का आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकते, मैं उनके आंसू आने से पहले उनकी पीड़ा का ज़रा सा पता पड़ जाए तो मैं व्यथित हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि भगवान क्या कर डालूं। बहुत भावुक व्यक्ति बहुत नहीं, और हम तीनों का जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत पता नहीं माँ बाप की वजह से है या ईश्वर ने ऐसा बनाया कि कितनी ही एक दूसरे से शिकायतें हों ना, तो एक दूसरे के दुख दर्द सह सकते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे दूसरे को उस दर्द से वो चाहे, क्योंकि देखिए सबके अपने अपने दर्द होते हैं। फाइनेंशियल अकेला दर्द नहीं होता, वो इतना बड़ा दर्द नहीं है। अकेलापन बहुत बड़ा दर्द है, और रिश्तों में अगर खटास हो गई, मान लीजिए उनकी पत्नी से उनकी नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, किसी ने धोखा दे दिया है, अफेयर टूट गया है, तो बहुत बड़े होते थे ये भी दुख, है ना। तो उनको, अन्नू भैया को भी यही कंधा मिलता था अपनी बहन से ही। वो अच्छा, पत्नी होती है तो पत्नियों की शिकायत किससे करें? बहन से कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा रहा इस खुशनुमा माहौल में, क्योंकि अन्नू कपूर जी को मैंने निर्देशित किया है एक शो में, इसलिए मैं जानता हूँ बहुत ही इमोशनल इंसान है, बहुत ही इमोशनल इंसान है। तो एक खुशनुमा माहौल पे हमारी आज की बातचीत को हम विराम देते हैं। आप लोगों ने एक किस्से तो सुने सीधे सीमा कपूर जी की जुबानी। ये सारे किस्से बहुत छोटे छोटे हमने यहाँ पे बता पाए हैं, क्योंकि पुस्तक बहुत है और जीवन तो बहुत बड़ा है। बाकी चीज़ें आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये किताब है यूं गुजरी है अब तलक, ये बायोग्राफी है सीमा कपूर जी की। इसमें उन्होंने अपने सारे रिश्तों के बारे में
सारे रिश्तों, इसलिए कह रहा हूँ कि पारिवारिक भी सामाजिक भी सब रिश्तों के बारे में लिखा है और बहुत खोल कर लिखा है। बहुत कम होती हैं ऐसी महिला लेखक जो इतना बिंदास तरीके से अपने जीवन के बारे में बता सकें। कुछ सारी चीज़ें जो हम नहीं बात कर सकते थे यहाँ पे, वो भी इसमें आपने लिखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।